हेलो, सॉरी बच्चों, जो वीडियो पीछे बनी थी वो बीच में ही चौथे सवाल पे कट हो गई थी, तो बाकी हमारा सवाल यहीं रह गया था। हम यहाँ तक पहुँच चुके थे कि HCF दोबारा से देखते हैं। सवाल ये दे रखा था चौथा कि HCF इन दो संख्याओं का 9 दे रखा, पीछे संख्या अलग दे रखी थी, अब ये ब्रैकेट में करके वो यहाँ HCF लगा के दे रखा, तो इसका मतलब कुछ और नहीं है कि इन दो संख्याओं का HCF 9 है, इन्हीं दो संख्याओं का LCM निकालना है। तो अभी पीछे फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है LCM गुणा HCF। तो पहली संख्या हमारे पास 306, दूसरी संख्या 657। LCM हमें निकालना है, LCM को ऐसे रहने दिया, HCF दे रखा है, ये 9 ये लगा दिया। अब क्या काम किया हमने कि LCM को यहीं रोका, गुणा की चीज जब इधर लेके आते हैं बटे बराबर में लेके आते हैं तो बटे में आ जाती है। अब क्या कर लिया हमने, 9 से इसको काट लिया, इसको काट दो या इसको काट दो, किसी को काट दो। हमने 9 से इसको काट दिया, तो 9 से काटा, 9 7 63, बचा 2 आ गया, इधर हो गया 27, 9 3 27, हमारा बचा 306 गुणा 73 ये आ गया। अब 306 की गुणा 73 में कर ली हमने, तो 3 6 18 हासिल 1 लगा, 0 में 3 की 0 में करिए 0, 0 में 1 जोड़ा तो 1, 3 3 9, फिर 7 की करो गुणा, 7 6 42, 42 का 2 हासिल लगे 4, 7 की 0 में करिए तो 0, 0 में 4 जोड़ा तो 4, फिर 7 3 21, अब इनको जोड़ लो 8, ये 3, ये हो गया 13 और ये यानी कि 22,000, ये आ गया 22,338 बराबर इधर LCM। अब LCM को इधर कर लो और इसको संख्या को उधर कर दो, तो हमारा इन दो संख्याओं का कौन कौन सी, इन दो का 306 का और 657 का जो LCM आ गया वो आ गया 22,338। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो बच्चों, हमारा 5वां सवाल है, चौथा कंप्लीट हो गया। 5वां सवाल है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। यानी कि ये 6 की पावर मतलब 6 की पावर जो n है, n क्या है, कोई भी प्राकृत संख्या है, कोई भी प्राकृत संख्या यानी कि 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 4 5 ऐसी डॉट डॉट आगे कुछ भी हो सकता है n की जगह। तो क्या अगर n की जगह में 1 रखूं तो कितना आ रहा है 6, n की जगह अगर 2 रखूं तो 6 6 36 आ रहा है, n की जगह अगर 3 रखूं तो कितना आ जाएगा 216 आ जाएगा। ऐसे आगे और रखता चला जाऊं तो लास्ट में 6 6 आता चला जा रहा है। तो ये संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो रही है, बल्कि किस पर समाप्त हो रही है, 6 पर समाप्त हो रही है। तो लेकिन अगर ये 6 की पावर n यहाँ कुछ और होता कि 2 की पावर n या किसी और चीज की पावर n होता, तब क्या संख्या वो 6 पर 0 पर समाप्त होती या नहीं होती। तो उसके लिए हमें क्या याद रखना है, अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो अगर जैसे 10 है, जैसे ही 100 है या 50 है या 60 है, 70 है, 30 ले लो, 20 ले लो या 200 ले लो, अगर इनके हम गुणनखंड करें 10 के अगर करूंगा तो 2 गुणा 5 आएगा, इसके करूंगा तो इसे लिख सकता हूं पहले तो 10 गुणा 10, फिर इस 10 को लिख सकता हूं 2 गुणा 5 और इसको भी लिख सकता हूं 2 गुणा 5, तो यानी कि इसके फैक्टर 100 के ही आ रहे हैं। 50 के करूं तो कितना आ रहा है 5 गुणा 10, अब 10 को करें दोबारा तो कितना आ जाएंगे 2 गुणा 5, अगर इसके करूं तो कितने आएंगे 6 गुणा 10, 10 के दोबारा करूंगा तो कितना आ जाएंगे 2 गुणा 5। अगर इसका देखो 70 का तो इसे लिख सकता हूँ 7 गुणा 10, अब फिर 10 के दोबारा करूँ तो 2 गुणा 5। कहने का मतलब अगर जो 0 पर समाप्त हो रही संख्या उसमें अगर मैं उनके फैक्टर कर रहे हैं तो उसमें जो आ रहा है अगर 1 0 बनता है तो उसके लिए क्या होना चाहिए 2 गुणा 5 होनी चाहिए। 2 गुणा 5 मिलके क्या बनाता है 1 0 बनाता है। तो यहाँ पे 2 भी 2 बार है, 5 भी 2 बार है, तो कितने 0 बनाए इन्होंने 2 0 बनाए। तो यानी कि 1 0 बनाने के लिए इसके फैक्टर में क्या होना चाहिए 2 गुणा 5 तो होना चाहिए। ऐसे यहाँ पर 1 0 आ रहा है तो इसके फैक्टर में 50 के फैक्टर में देखो 1 2 आया है और 1 5 आया है, ये भी 0 1 आ रहा है तो इसके फैक्टर में भी 1 2 आया है 5 आया है, ये भी 0 1 आ रहा है तो इसके फैक्टर में भी 1 2 आया है और 1 5 आया है। कहने का मतलब 1 0 बनाने के लिए उसके फैक्टर में 2 गुणा 5 का होना जरूरी है। अगर उस संख्या के फैक्टर में यानी कि उस संख्या का गुणनखंड करते हैं और उसके गुणनखंड में 2 और गुणा 5 आता है तो वो संख्या 0 पर समाप्त होगी, वरना वो 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो हमारा अब ये जो सवाल है इसके अगर हम फैक्टर करें यानी कि 6 की पावर n है, इसका हल जो है 6 की पावर n है, इसके अगर मैं अभाज्य गुणनखंड करूं तो क्या लिख सकता हूं इसे 2 गुणा 3 और इसकी पावर n। क्या इसमें 5 है? नहीं है। 5 का भी होना जरूरी है, 2 का भी होना जरूरी है, 2 तो है पर 5 नहीं है।
तो 5 भी हो और 2 भी हो तभी जाकर के वो 0 पर समाप्त होगी, और साथ में कुछ और आ जाए उससे कोई दिक्कत की बात नहीं, पर 2 और 5 का होना अनिवार्य रूप से जरूरी है, तभी जाकर वो संख्या 0 पर समाप्त होगी, अन्यथा वो 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो यहां पर इसके फैक्टर क्या आ रहे हैं, 2 गुणा 5, तो यहां से ये संख्या 6 की पावर n कोई भी ले लो, n की जगह कोई भी संख्या ले लो प्राकृतिक संख्या में से, 0 पर कभी समाप्त हो ही नहीं सकती। तो यहां लिखोगे कि 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी, 0 पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि 0 पर समाप्त होने के लिए संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणा 5 होना चाहिए, अतः 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 की पावर n है, इसलिए 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी। बस इतना करना है। अब कोई भी संख्या हो यहाँ पर, उसके अगर फैक्टर करने के बाद 2 और 5 आता है तो वो 0 पर समाप्त होगी, वरना 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमारा अगला सवाल है, छठा सवाल, कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। हमें बताना है कि ये संख्या और ये संख्या भाज्य क्यों है। तो इसका हल देखो, पहले ये वाला देखो, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 5, इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं कि इधर का पार्ट प्लस से पहले इधर और प्लस के बाद में उधर, वहीं से कॉमन लिया जाता। तो इसमें इधर वाले पार्ट में 13 है, उधर वाले पार्ट में 1 है, तो दोनों तरफ से क्या कॉमन ले लो, 13 कॉमन ले लो। तो यहाँ से बचा 7 गुणा 11, 13 कॉमन ले लिया, प्लस यहाँ से 13 कॉमन ले लिया तो बचा 1। अब ये 13 ये अंदर गुणा कर लो, कितना हो गया 77 और प्लस 1। अब ये 13 अंदर कितना हो गया, ये 78, यानी कि ये ब्रैकेट का मतलब यहाँ पर क्या है, ये गुणा। अब देखना, जब हमने अभाज्य संख्या की डेफिनेशन देखी थी तो अभाज्य संख्या की डेफिनेशन क्या थी, वो संख्या जो जिसके केवल 2 फैक्टर हो, जिसके केवल 2 फैक्टर हो, कहने का मतलब वो संख्या 1 से कटे और अपने आप से कटे। अब ये संख्या है, इस संख्या में 13 भी आ गया और 78 भी आ गया। कहने का मतलब इसका इसमें एक, जैसे अगर संख्या पूरी ये होती हमारे पास 13 होती तो 13 कितने से कटती, 1 से कटती और अपने आप 13 से कटती। ठीक है, ये होता। अब जैसे यहाँ के केवल 13 और 1 होता तो 13 तो हमारी क्या हो गई, भाज्य संख्या हो जाती, 13 हमारी क्या हो जाती, सॉरी अभाज्य संख्या हो जाती। अब 13 के साथ में एक चीज गुणा में और आ गई, तो भाज्य संख्या के अंकगणित के आधारभूत प्रमेय में हमने क्या देखी थी कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय ये थी कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो यह अभाज्य संख्या है, ये भाज्य, अगर इसके भी अभाज्य गुणनखंड करें तो इसे भी हम लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हमारी संख्या क्या बन गई, ये जो संख्या लिखी है ये हमारी अभाज्य संख्या, सॉरी भाज्य संख्या हो गई। समझ में आ गया। कहने का मतलब ये संख्या थी, इसमें से 13 कॉमन ले लिया, 7 गुणा 11 बचा, इधर से 1 बचा, फिर ये 13, ये 11 7 70 प्लस 1 हो गया 78। अब हमने इस संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर लिया, या भी इसके 78 के और करना चाहो गुणनखंड तो और कर सकते हो आगे। 78 के 2 से काट दो, 2 3 6, 1 बचा, 2 9 18। अब ये 39 नहीं कटेगा, या नहीं कटेगा 3 से, तो 3 एकम 3, 3 3 9, 13 नहीं कटेगा, 13 एकम 13, यानी कि ये 13 गुणा 78 को लिख दो, 2 गुणा 3 और गुणा 13। अब देखो डेफिनेशन क्या कहती है भाज्य संख्या की, कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो कोई भी भाज्य संख्या होगी, उस संख्या को हमने अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर लिया। तो इससे यह सिद्ध हो गया कि ये संख्या जो है हमारी पूरी क्या है, एक
भाज्य संख्या है। तो लिखेंगे यहाँ अतः भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि हमने इसका अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख लिया, तो कहने का मतलब वो संख्या भाज्य हुई होगी, तभी हमने इसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख दिया। तो यहां से लिखेंगे इसलिए जो संख्या थी 7 गुणा 11 गुणा 13 और प्लस 13 एक भाज्य संख्या है। एक भाज्य संख्या है। अगला देख लो यहीं पर, ये वाला क्या, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 और गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस का ये 5। यहाँ से कॉमन क्या दिख रहा है, इसमें से 5 और उधर से 5, 5 कॉमन ले लो। क्या बचा, 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस यहाँ से एक कॉमन ले लिया 5, तो बचा 1। अब ये 5 ये गुणा कर लो अंदर, तो गुणा करोगे तो 6 7 42, 42 की गुणा 3 में 42 की गुणा 4 में करो, 4 दूनी 8 4 चौक 16। अब इसकी गुणा 3 में करो, 3 3 8 24, 3 6 18 2 20, 3 निकम 3 2 5। अब 2 में करो, तो 2 में करोगे तो कितना आ जाएगा, 1008। अब फिर 1 में करोगे तो यही आगा, तो यानी कि यहाँ तक गुणा करने के बाद 1008 आ गया और प्लस का क्या है ये 1 बराबर 5 और ये गुणा ये जोड़ के कितना आ गया, इतना आ गया। यानी कि इस संख्या को भी हमने अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर लिया। तो यहाँ से भी हम कह सकते हैं अतः 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 एक भाज्य संख्या है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जो कि है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। एक खेल का मैदान है, उसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी कि ये दौड़ने का ये मैदान है। इसमें बच्चे क्या हैं, दौड़ते हैं इस मैदान में। अब क्या है यहाँ पर, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। तो सोनिया द्वारा एक चक्कर लगाने में लिया गया समय कितना है, वो 18 मिनट है। इसके बाद में है, जबकि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो ये रवि यही द्वारा एक चक्कर लगाने में लिया गया समय, रवि कितने मिनट लेता है, 12 मिनट में वो एक चक्कर पूरा कर देता है। अब क्या है क्वेश्चन, मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। मान के चलो यहाँ से सोनिया भी भागना स्टार्ट की और रवि ने भी भागना स्टार्ट किया। भागते भागते सोनिया की 18 मिनट में पूरा कर रही है, रवि 12 मिनट में। तो कहने का मतलब पहले रवि ने तय कर लिया चक्कर। अब जब रवि ने पहले तय कर लिया तो रवि उससे सोनिया से आगे निकल गया होगा। तो अब कहने का मतलब जब ये भाग रहे हैं तो दोबारा एक स्थान पर कब मिलेंगे, कितने समय के बाद दोबारा एक स्थान पर मिलेंगे, वो सवाल पूछ रहा है हमसे। तो जब भी ऐसा सवाल आए कि वो एक स्थान से भागना स्टार्ट किया उन्होंने और एक समय इतना लेता, दूसरा इतना लेता, तीसरा भी हो तो वो इतना लेता, अगर 3 भी हो लोग तो क्या करो, उन सबका एलसीएम निकाल दो। तो क्या होगा, दोबारा मिलने का समय क्या होगा, वो होगा एलसीएम। किसका एलसीएम, इन दोनों का, यानी कि 18 और 12 का एलसीएम। तो 18 और 12 का एलसीएम निकाल दो। कैसे निकालोगे, 18 का भाज्य गुणनखंड कर दो, 2 गुणा 3 गुणा 2 6 6 18, ये आ गया 18 के, 2 से काट दिया, 2 निम 18, फिर 3 से 3 3 3 निकम 3। फिर अब 12 के कर दो, 12 के यानी 2 गुणा 3, 12 के आ गए, करके देख लेना भाज्य गुणनखंड
विधि से ये आएंगे, 2 दूनी 4 तिया 12। अब एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है जो कॉमन है वो तो एक बार, इधर ये कॉमन है और इधर एक ये कॉमन है, तो ये दोनों तो एक बार आ गए, और बाकी के जो बचे दोनों ये 3 गुणा 2 ये भी एक बार, ये सारे आ गए सब कॉमन एक बार, जो बचे वो सब 2 तिया 6, ये भी 6, 6 छंग 36, यानी कि कितने मिनट के बाद इसका एलसीएम क्या आ गया 36, तो लिखोगे अतः दोनों 36 मिनट बाद एक स्थान पर मिलेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब ये हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई। इसके आप एग्जाम्पल करके देख सकते हो। एग्जाम्पल जो है यहाँ से जैसे कि 6 की पावर n वाला था, तो एक सवाल है संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है, जांच कीजिए कि क्या n कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n शून्य पर समाप्त हो सकती है। 4 के क्या करोगे, जैसे पीछे सवाल किया था 6 के हमने क्या किए थे गुणनखंड 2 गुणा 3 हुए थे, 4 के कैसे होंगे 2 गुणा 2, इसमें भी 5 नहीं आ रहा है तो सेम बिल्कुल उसकी तरह करना है, 6 की जगह 4 लिखना है और 6 के गुणनखंड हुए थे 2 गुणा 3, यहाँ पर हो जाएंगे 2 गुणा 2, तो 2 गुणा 2 में भी 5 नहीं आ रहा है, तो ये कहने का मतलब ये भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। अगला एग्जाम्पल, ये 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना, पीछे कर रहे हैं हमने इसमें के सवाल, करके देख लेना आप। और ऐसे ही अगला एग्जाम्पल दे रखा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, फिर एलसीएम भी ज्ञात कीजिए। फिर ये 3 संख्या दे रखी है, जैसे हमने तीसरे नंबर के सवाल किए थे सेम ऐसे सवाल होंगे ये। तो अब जो हमारी अगली क्लास आएगी वो आगे अगली एक्सरसाइज पर, जो कि होगी हमारी जैसे √2 है, √3 है, √5 है, इनको हमें सिद्ध करना है कि ये संख्या क्या है, हमारी अपरिमेय संख्या है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे ये वाले, ये पेपर में हर बार आते हैं। कभी 2 आ जाता है कि 2 को सिद्ध कीजिए अपरिमेय संख्या है, या 3 को सिद्ध कीजिए, या 5 को सिद्ध कीजिए, या 7 को सिद्ध कीजिए। तो इनका सिद्ध करने का क्या तरीका होगा ये हम देखेंगे कल। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।